जी। सो सी एंडोमेट्रियम का हमने वैसे तो आज डिस्कस करना है। किसी ने पहले कोई सिनेरियो डिस्कस करना हो, अ, कोई कोई क्वेश्चन कुछ, तो पहले कर लेते हैं, फिर मैम देखा मैंने एक लाइव पेशेंट देखा है सी एंडोमेट्रियम का ना। अभी कि। उसका वर्कअप नहीं हुआ था मैम। पेशेंट, मैं आपको मोटी उसकी समरी बता देती हूँ। पेशेंट 60 years old presented to us with a हम्म। complaint of more postmenopausal bleeding and हम्म। a feeling of the mass since 5 to 6 months. She soaked 5 to 6 pads per day and हम्म। having the weakness and fatigue along with this. Ma'am, patient on examination, patient is vitally stable. Her BMI is 24, and ma'am, on abdominal examination there is a 16 to 18 centimeter mass, firm in consistency and with an irregular margin. And on by manual examination, there is a fullness in the right anexa. Ma'am, I want to ask the question that because the mass size is 16 to 18 centimeter, ma'am, on endometrial patient is admitted yet no, na, and we are waiting for the workup, ma'am. I want to ask on the MRI there is a suspicion of endometrial cancer. Ma'am, I want to ask about the endometrial biopsy that we will do hysteroscopy guide biopsy are because there's a last huge mass. And हम्म। first we give the new first we should give the new urgent radiotherapy and then we will do the surgery, ma'am. I want to ask this question. देखो, Patient. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आज के केस में भी वैसे डिस्कस करना था, लेकिन मैं इसका जवाब आपको पहले ही दे देती हूँ, जो कि अभी ये नीला ने पूछा, विच इज दैट व्हाट विल बी द मोड ऑफ डूइंग द बायोप्सी ऑफ इन दिस पेशेंट। देखो, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा, स्पेशली जहाँ पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी की बात आएगी, बिकॉज देर आर थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन डू इट। एक तो ब्लाइंड, सबसे पहले तो पिपेल है विच इज डन इन ओपीडी, देन देर इज ब्लाइंड डीएनसी एंड देन देर इज हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड। आपने यही जवाब देना है। हर पेशेंट जो सी एंडोमेट्रियम जिसमें सस्पिशन है, उसमें आपने हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी हैज गॉट द मैक्सिमम सेंसिटिविटी, इट हैज गॉट ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैंपल ठीक करेक्टली लेने का, और साथ में उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर मोडालिटी। हाउएवर, hysteroscopic endometrial sampling may not be available everywhere. Number one. Number two, it's done under anesthesia. It may be a bit expensive because of anesthesia. Patient needs to be admitted, etc., etc. सो अगर आप ये सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो फिर आप सेकंड नंबर पे सेंसिटिविटी ज्यादा है ब्लाइंड डीएनसी की। बट अगेन, ब्लाइंड डीएनसी में यू नीड टू एडमिट द पेशेंट एंड वही सारा खर्चा ऑलमोस्ट जीए का और वो सब कुछ। अगर ये सारी चीजें अवॉइड करना चाह रहे हो, जैसा कि पेशेंट इज नॉट फिट फॉर जीए और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर आप पिपेल biopsy is also good enough. However, it has got only 40% sensitive, for the 40% sensitivity है, 40% correct sample ये ले सकता है। सो इसकी ओवरऑल डायग्नोस्टिक वैल्यू तो कम है। तो अगर आपके पास क्लिनिक पे भी चॉइस हो या आपके पास एग्जाम में, तो आप ये तीनों तरीके इस तरह से जस्टिफाई करके फिर आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपने करना किस तरीके से है। तो मेरा ये ख्याल है कि इफ अ पेशेंट इज देयर विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंड शी हैज गॉट हाई सस्पिशन ऑफ सी एंडोमेट्रियम, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट अंडर हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड, बिकॉज उसके अंदर आप यू विल नॉट मिस एनी सैंपल। हाउएवर दिस यंग पेशेंट फॉर एग्जांपल मे बी जिसकी थोड़ी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसपे कम फिर भी आप सोच रहे हो कि सी एंडोमेट्रियम का चांस है, तो उसमें आप पेपेल को कर सकते हो। तो आप इस तरीके से रूल आउट कर सकते हो। जिसमें बहुत हाईली सस्पेक्टेड सी एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर नंबर वन ऑप्शन शुड ऑलवेज बी हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड। नेवर डू नंबर वन ऑप्शन में पिपेल, या पिपेल सिर्फ तब उस पेशेंट में फिर भी आप कर दोगे कि उसमें शी इज नॉट फिट फॉर जीए या पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉट एग्रीइंग टू एनी अदर थिंग, तो एटलीस्ट पिपेल तो कर लो ताकि आपके पास कोई तो बायोप्सी की रिपोर्ट है। बट obviously, number one option should always be hysteroscopic guided biopsy, especially in those patients who are highly suspected to have C endometrial। तो जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर आपका बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है, एज ज्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो उसके अंदर सेकेंडली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी किसमें। अभी हमने केस शुरू नहीं किया, वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द कैंडिडेट, हमारी वॉलंटियर है डॉक्टर ठीक नौशीन। है। यस मैम, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है? अच्छा, आप आ गए हुए हो। अच्छा, ये डॉक्टर एन लिखे हैं, तो आई वाज फॉर द नेम नौशीन एक्चुअली, तो इस मैम वजह बस से एक एक। क्वेश्चन इसका ये बता दें कि 16 to 18 वीक साइज मैस है, तो इसमें हम पहले सर्जरी करेंगे या हम पहले इसमें मैं वो भी मैम बताती हूँ, अभी भी वो पिछले सवाल का जवाब नहीं पूरा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर डिस्कशन होती है एग्जाम में। तो बायोप्सी की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको वो बता दिया कि अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन बहुत अहम ये होता है, या फिर आप यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड अपने अदरवाइज भी लाइफ में, क्लिनिकल डिसीजंस में भी, और आप बाद में भी कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में खास तौर पे, कि आपने बायोप्सी करनी किसमें, इरेगुलर ब्लीडिंग है, कब करनी है, किसमें करनी है। अब तो खैर 45 इज द एज जिसके बाद आप बायोप्सी रिकमेंड करते हो, 45 से पहले नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि 40 से भी पहले एक ब्लंडर है अगर आप बायोप्सी एडवाइस कर दो। बेशक एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा भी है, 30s में देयर इज वेरी वेरी लेस चांस ऑफ एनी लेडी टू गेट सी एंडोमेट्रियम, बहुत रेयर है। नॉन एंडोमेट्रॉइड टाइप यानी टाइप 2 सी एंडोमेट्रियम हो तो हो, विच इज वेरी वेरी एग्रेसिव, और वो और चीज होती है। तो इसलिए 30s में तो आपने बिल्कुल बायोप्सी रिकमेंड नहीं करनी। अदरवाइज भी मतलब बेवकूफी है 30s में रेगुलर ब्लीडिंग या हेवी ब्लीडिंग के लिए आप बायोप्सी रिकमेंड करो। हाउएवर, अगर कोई पेशेंट हाई रिस्क है इवन इन द यंग एज, जैसे पीसीओ की है, बहुत ओबेसिटी है, नली पैरस है, हाई ईस्ट्रोजन एक्सपोजर वाली वो पेशेंट है, और उसको बहुत ज्यादा मिस्ड या इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर फिर आप यंग पेशेंट में भी, बिकॉज शी इज हैविंग हाई रिस्क फॉर एंडोमेट्रियम, तो उसमें फिर आप यंग एज में फिर भी जस्टिफाई कर सकते हो बायोप्सी। लेकिन आई डोंट सी एनी बडी और एनी पेशेंट टू गेट अ बायोप्सी डन बिफोर 40, तो वो उसमें वो ब्लंडर ना कर देना। अच्छा, और जो दूसरा क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली देखो आपने स्टेजिंग करनी है ना, आप जो स्टेज बता रहे हो इट्स डेफिनेटली बियॉन्ड स्टेज 3 एंड अबव। तो आपने सबसे पहले हर पेशेंट को अप्रोच करने से पहले सस्पेक्टेड क्या केस है, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इफ शी इज गोइंग टुवर्ड्स सीए, तो सीए की पूरी स्टेजिंग प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग होती है। उसके अंदर आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस करा ली, बायोप्सी ले ली आपने, उसका एमआरआई करा लिया आपने, उसको स्टेजिंग बायोप्सी से भी पता चल गई कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग क्या है, जिसको हम ग्रेडिंग कहते हैं, और आपने उसकी क्लिनिकल स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन से कर ली, जिसके अंदर आपने प्री ऑपरेटिव सारी इन्वेस्टिगेशंस की। नाउ यू आर थिंकिंग दैट शी इज अ केस ऑफ सी एंडोमेट्रियम विच इज स्टेज 3 एंड बियॉन्ड। स्टेज 3 एंड बियॉन्ड में एडजुवेंट थेरेपी का बड़ा रोल है, इवन के कीमोथेरेपी, इवन इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी, इवन के रिसेप्टर स्पेसिफिक थेरेपी का रोल है। सो यस, यू कैन गिव एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी, और यू कैन मे बी शी विल जस्ट, अभी तो सिर्फ इट्स इन एडवांस स्टेज, तो जाहिर सी बात है कि स्टेज 3 एंड बियॉन्ड का मतलब ये है कि सीए सिरोजा तक चला गया है, एडिनेक्सा तक चला गया है, और बियॉन्ड दैट ऑर्गन चला गया है। तो ऑब्वियसली फिर आप उसकी सर्जरी कैसे डायरेक्ट जाके कर दोगे, तो यस एडजुवेंट थेरेपी हैज अ रोल। ठीक है, मैम सो न्यू अर्जेंट नशीन। इसको दे देंगे, इसको जी न्यू बिल्कुल। अर्जेंट दे देंगे जी, थैंक यू जी मैम। ओके बिल्कुल। हाँ जी नशीन। जी मैम। नशीन ने केस हमें भेजा हुआ है। नशीन, आप अपना सिनेरियो एक दफा बोल दो। ठीक है। 60-year-old female patient, para 3+0, previous 3 SVD. She came with a complaint of postmenopausal bleeding on and off. Known case of diabetes mellitus since 5 years and BMI 34. मैम ये लाइव पेशेंट थी जो मैंने दी है ना, उसके यही थी। गुड, ठीक है, चले। सो आप करो आगे, पूरा बोल दो जैसे आपने मुझे भेजा था। जी मैम। अच्छा वो ही बता दूं मैम? ठीक है हम्म मैम। उसके अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे जो थी वो मैम, एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 6 mm and on endometrial हम्म biopsy histological type is endometrioid adenocarcinoma grade 3 हम्म aggressive type हम्म and MRI confined to the endometrium। हम्म, 1C था इसका। ठीक है, ठीक है, गुड। ऑल राइट, सो चलो फिर आप करो स्टार्ट, इवेलुएशन सारी करो और मैनेजमेंट। ठीक है मैम। Assalamu alaikum. I am Dr. Noshin. I have read the scenario and I am ready for the lecture discussion. I will introduce myself to the patient, confirm the demographic detail that, and then I will set the agenda in which I will take the history, examination, investigation, and the management plan. Then I will ask about the name of the patient and what was her
mode of delivery, last childbirth, she is menopausal since, occupation and the educational status. Then I will ask about the detailed history of her presenting complaint. There is a postmenopausal bleeding, its duration and its onset, continuous or the intermittent, and number of the episodes, amount of the bleeding, and any passage of clothes along with it, and number of the pads she used, and whether it is a provoked or unprovoked, any history of the lower abdominal pain, and any feeling of lethargy, palpitation, and her quality of life is affected or not. And I will also ask from my patient about her menopausal symptoms, so the hot flashes, night sweats, and any issue of mood swings and irritability. Then I will ask from my patient about some intrusive questions. She lives with her husband, any history of dyspnea, vaginal dryness, any history of the postcoital bleeding, feeling of mass in the abdomen, and any feeling of something coming out of vagina, any ulcer present over there, any history of vaginal discharge with fever, and any urinary or the bowel complaint. And I will also inquire from my patient about the signs of mates, any history of loss of weight, loss of appetite, and feeling of lump anywhere else in the body. Then I will also ask about her past obstetric history. She conceived spontaneously or by any treatment, any intrapartum or the postpartum complication. Then I will ask about her age of her menarche, and previously how was her cycles, whether regular or irregular, and previously in the past she is using any contraception, and the pap smear whether done or not. As my patient is a known case of diabetes mellitus, so I will ask about how she was diagnosed, by any treatment or by any investigation, and what she is using, and whether her sugars are controlled or not in last visit to her physician. And I will also inquire from my patient about some other comorb like hypertension, tuberculosis, and any history of PCOS, and any history of cancer, and any bleeding disorder. And I will also ask about her past of surgical history, and history of chemotherapy, radiotherapy, and any family history of bleeding disorder or the CA breast, endometrium, or the colon cancer, and any history of cigarette smoking and the alcohol. And as my patient as the BMI is also 34, I will also ask about her lifestyle, any physical sedentary, and any intake of the drugs like HRT, tamoxifen therapy, or blood thinning agents, and any rule out drug allergic history, and any investigation and the treatment up till now she has done so far, like a history of blood transfusion or any history of parental iron therapy. I have done with my history. ठीक है, आप एग्जामिनेशन भी बोल दो पूरा ना, फिर हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे. Then I will do the general physical examination of my patient along with the BMI is given to me. I will record the vitals, blood pressure, millimeter of mercury, pulse temperature, and the respiratory rate. And I will look for the pillar, jaundice, and palpate the thyroid gland and the accessible lymph node. Then I will do the chest auscultation of my patient and do the brace examination. And on the abdominal examination on inspection from the foot end side, I will look for any scar mark or any hernia, orifices, or any abdominal distension present. And I will do the palpation. I will feel for any tenderness and any mass present. If the mass is present, then I will note down its detail, so whether it's note down its size, and mobility, its margins, whether regular or irregular margins, and tenderness, temperature, and overlying fascia, and whether lower limit is reachable or not. Then I will do the percussion on the flanks of the for any ascites. Then I will do the local pelvic examination of my patient. I will look for the health of the vulva, for any atrophy. I will look for the hair distribution, and look for any bleeding and the discharge present at the introitus. Then I will do the sterile speculum examination of my patient. So I will look for the cervicovaginal health, and for any endocervical polyp. And I will also look for any bleeding and the discharge present. If the pap smear is due, then I will take the pap smear. And I will remove the speculum, and I will do the bimanual examination. I will assess the check for the wall, vagina, cervical consistency, and uterine sides, mobility, tenderness, any induration or the hardness, and the adnexia. And after that, I will do the rectal examination. I will check for the rectal mucosa mobility. I have done with my general physical examination. ठीक है, गुड, यू वर गुड. अच्छा था सारा, बहुत अच्छा था एक्चुअली, बिकॉज आपने प्रैक्टिस की हुई है, टाइम का आपने बड़ा अच्छा ध्यान रखा, और आई थिंक यू कवर्ड एवरीथिंग. बट जो अब देखो, शी इज अ डायग्नोज केस ऑफ सी एंडोमेट्रियम. ठीक है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी मैटर करती हैं, लेकिन जो सुनना चाह रहे हैं वो दो तीन चीजें ही हैं. एक तो ये कि ये हुआ क्यों उसको, मतलब ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर, अव्वल तो पेशेंट तो पूछेगा ही, बट एज अ डॉक्टर आपने उसको रीजन निकालिए कि हुआ क्यों का मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर 1 रिस्क फैक्टर्स क्या है, नंबर 2 प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या नहीं थे, राइट. बिकॉज सी एंडोमेट्रियम में बहुत सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनको एक ही सीक्वेंस में तरीके से बोलना. हैपहैज़र्ड था आपकी हिस्ट्री में, पीसीओ कहीं और जाकर था, एटसेट्रा एटसेट्रा. और सो जो चीजें सुनने वाली थी वो थी कि इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या है और इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं जो इस पेशेंट में थे या नहीं थे. तीसरी चीज जो सुनने वाली थी कि इस सीए से, बिकॉज इस सिनेरियो में दिया कि बायोप्सी पे सीए आ चुका हुआ है, पेशेंट हैज कम टू यू विद द रिपोर्ट ऑफ सीए एक्चुअली. तो
तीसरी चीज जो सुनने वाली थी ये कि इस सीए का उसकी बॉडी पे अब क्या इफेक्ट आ चुका हुआ है अब तक, ठीक है। सो ये तीन चीजें मेन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। बाकी सारी हिस्ट्री ठीक है कि ब्लीडिंग होती है, कितनी होती है, नहीं होती, ओके, और एटसेट्रा एटसेट्रा, या अगर बहुत होती है तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है रिगार्डिंग एनीमिया एंड ऑल दैट। लेकिन अब नाउ द पेशेंट इज देयर विद सीए, इसके अंदर डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं है, इसके अंदर तो नो डायग्नोस्ड केस है वो। तो इसके अंदर सारा कुछ ही सीए के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आपकी हिस्ट्री बहुत सारी और चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसकी वजह से अगर आप फोकस्ड चीजों पे ज्यादा एम्फोसाइज करके बात करो तो उसमें शायद आपको 80% भी मार्क्स मिल जाए हिस्ट्री में। आपके पासिंग मार्क्स थे, आपके 60% थे। तो डायग्नोस्ड केस के साथ पेशेंट आए तो वो ज्यादा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, थ्योरेटिकल हो जाता है, टू द पॉइंट हो जाता है केस। उसके अंदर फिर आपको ये नहीं रह जाता कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर जाओ डीडी निकालने के लिए कि मे बी she may be a case of fibroid or she may be case of CS cervix or she may be case of anything else। मतलब अब now she is a known case of CA endometrium, तो आप उसके टक टक 1 2 3 उसके मेन आपने बोल दिया, ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का करके बोल दिया, बट उसके बाद कम इमीडिएटली टू द रिस्क फैक्टर्स के इसके अंदर ये मुझे रिस्क फैक्टर्स मिले। शी इज डायबिटिक, ये डायबिटीज इज अ रिस्क फैक्टर, शी इज ओबीस, वो रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी की क्या वजह थी, क्या थायराइड वजह बनी, क्या वजह बनी, तो शी इज ओबीस। तीसरा चीज ये कि क्या उसने ब्रेस्ट फीडिंग कराई अपने बच्चों को, बिकॉज इफ शी हैज ब्रेस्ट फेड द चिल्ड्रन उसका चांस ऑफ सी एंडोमेट्रियम भी कम हो गया। उसने कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए या नहीं किए उसने, खैर फर्टिलिटी तो उसकी शी इज पैरा 3, ये तो एक तरह से प्रोटेक्टिव फैक्टर आ गया उसका, इसकी नली पैरस नहीं है, इसके थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इसके इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स थे या नहीं थे। सिर्फ कह देना कि शी डजंट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ एनी कोमॉर्बिडिटी लाइक पीसीओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज नॉट द वे कि आप रिस्क फैक्टर को रूल आउट करें। पीसीओ पेशेंट को नहीं पता पीसीओ क्या होता है, पीसीओ तो अपने हिस्ट्री से रूल आउट करना है, उसका आपने खुद निकालना है कि उसे पीसीओ था कि नहीं था। उसे क्या पता कि वो खुद अपने मुंह से थोड़ी बताएगी कि वो तो हर औरत ही पाकिस्तान में कहती है उसको पीसीओ है, हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट। सो वो फिर आपने उस चीज को एम्फेसाइज करके, क्योंकि पेशेंट ने भी अगला सवाल आपके खुद एज उसका उसका डॉक्टर एज आपको खुद आपके जहन में है कि उसी को उसको हुआ क्यों था एफसी एंडोमेट्रियम। और पेशेंट ने सबसे पहले पूछना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कॉज बनी थी, वाज इट रियली जेनेटिक और इट वाज सम अदर कॉज। इस पेशेंट में जो आपने मुझे हिस्ट्री पॉइंट्स सिनेरियो में दिए थे, इसमें तो इट्स अ वेरी इजी स्टेशन है एक्चुअली। ये तो ऐसा स्टेशन है कि इसके अंदर अगर आप 80 स्कोर नहीं करोगे तो पता नहीं ओवरऑल एग्जाम पास हो या ना हो, क्योंकि आपने इस स्टेशन को यूज करना है अपना बाकी एग्जाम पास करने के लिए। इट इज सच अ थ्योरेटिकल एंड सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेशन कि इसमें रिस्क फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। शी इज अबव 60, शी इज हैविंग सो हाई बीएमआई एंड शी इज डायबिटिक। तो इसके अंदर तो वैसे ही बहुत सारी चीजें निकल आई। सो आपने वो सारे कैफीन इनटेक, स्मोकिंग, ये सब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं सी एंडोमेट्रियम के। सॉरी मैं म्यूट करूंगी आप सबको, जिससे बोला होगा ना वो फिर आप कर लेना अपना अनम्यूट। सो ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट, ये सारी आपने बोली नहीं। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें आपने हर उसमें बोलनी है, और ये तो केस ही नोन था, तो आपने इस सिनेरियो मैम को समझना है। हमेशा जब आपने बात करनी है ना तो आपने सबसे पहले सिनेरियो को पढ़ना है कि वो सिनेरियो है क्या, क्या आपने अभी डीडी पे बात करनी होगी, क्या आपने नॉन डायग्नोस्ड केस है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, किसी ने कुछ कहना था भी? मैम about the use of tamoxifen in the breast screening, प्लीज, बिल्कुल, इट्स सच अ रिस्क HRT, फैक्टर। क्या पता वो एचआरटी लेती रही हो, क्या पता वो टेमोक्सिफेन लेती रही about हो, the वो ये बात familial मिस history कर to दी rule ना out शी। lynch. नहीं डॉक्टर एचआरटी का टेमोक्सिफिन का मैंने पूछा था। लेकिन आपने तरीके से नहीं ना बात की, आपने रिस्क फैक्टर्स निकालते हुए बात नहीं की। किसी ने कितने अच्छे सारे लिखे हैं कि लास्ट चाइल्ड, वो तो खैर देखो आपने हैप्पैज़ार्ड बोला, आपने लास्ट चाइल्ड बॉर्न शायद बायोडेटा में बोला, आपने पीसीओ शायद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में बोला, आपने पता नहीं स्मोकिंग का जिक्र कहीं पर्सनल हिस्ट्री में किया होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपने ये सारे रिस्क फैक्टर्स एचओपीआई में बोलने हैं, आपने सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स उसके अंदर बोलने हैं। और फिर आपने और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए को फैमिली हिस्ट्री में आगे जाकर नहीं बोलना, आपने वो रिस्क फैक्टर्स के अंदर बोलना है, ठीक है ना। तो बिकॉज आप इस केस की बात करनी, फिर वही बात है कि चीजें तो कवर हो गई, शायद 60% मार्क्स मिल जाए, लेकिन ये वो केस स्टेशन है जो कि 60% स्कोर करने वाला नहीं है एग्जाम में,
इसमें 80% यू हैव, क्योंकि हर कैंडिडेट इतना अप टू द मार्क होके वहां जाएगा। अभी आप इवन चैट पे देख लो कितने अच्छे रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लोग लिख रहे हैं। सो द थिंग इज कि एवरीवन विल गो सो वेल प्रिपेयर्ड इन सच टॉपिक्स। और वहां पर तो ये एक हलवा स्टेशन है, आप लोग सारे सुन चुके हो, पास स्टेशन पास पेपर्स के भी सुन चुके हो, और आप लोगों में से कुछ लोग अटेम्प्ट भी करके आए हुए एग्जाम। सो यू नो के स्टेशन बहुत कम ही आसान होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टेशन आर नॉट इजी, उसके अंदर 60% भी आ जाए तो बड़ी बात है। तो ये इस किस्म का वो स्टेशन है कि जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा अप टू द मार्क होके जाना है। ठीक है, तो तो इसके अंदर आपने पूरी हिस्ट्री का तरीका भी क्या है और आपने कन्वे कैसे करना है वो सब बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, सो गुड। ठीक है। एग्जामिनेशन वाज आल्सो ऑल राइट। अगर तो वहां पर पेशेंट है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली सी एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स बहुत मैथ्स वगैरह के साथ प्रेजेंट नहीं करते। दे डोंट हैव अ मैथ्स बिफोर दिस बिग मैथ्स इज फॉर्म्ड। उससे पहले सिम्टम्स आ चुके होते हैं और डायग्नोसिस बन चुका होता है। नीला ने स्टेज 3 की बात की, स्टेज इज वेरी रेयर, नॉट वेरी रेयर बट फिर भी कुछ रेयर ही है टू सी अ पेशेंट ऑफ सी एंडोमेट्रियम इन अ वेरी एडवांस स्टेज। सी एंडोमेट्रियम लकीली अर्ली प्रेजेंट कर देता है, क्योंकि वो ब्लीड कर जाती है पेशेंट और फिर वो चेकअप के लिए आ जाती है। तो हाउएवर स्टिल अगर अगर लेट भी अपेयरेंस है उस केस की, तो तो भी मैथ्स के साथ प्रेजेंट करना इज रेयर थिंग। सो पर चलो, आपने मैथ्स के इतने सारे फीचर्स बोल दिए एब्डोमेन पे, पता नहीं, ठीक है, अगर बोल भी दिए इट वाज ऑल राइट, इतना बुरा नहीं था ओवरऑल। तो आई थिंक इट्स ऑल राइट, ठीक था। तो लेकिन हिस्ट्री वाज रियली अच्छी थी, बट इट वाज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क नहीं थी। चलो अब इन्वेस्टिगेशंस बताओ, इसमें किसी ने ऐड करना है कोई चीज तो बता दें। चले गुड, कहांगी नौशीन। सो ठीक है। ठीक है नौशीन, आप इन्वेस्टिगेशंस की बात करोगे। Ma'am, I want a baseline investigations for the general build of my patient, in which I want to know the full blood count with the date, hemoglobin in a gram per deciliter. Doctor, should you give me? चलो साथ साथ दे देते हैं। HB8 है, और क्या Okay. चाहिए। And platelet count, TLC count. नॉर्मल नॉर्मल। Okay. And hemoglobin A1C to look for the retrospective control. वो इसका 6.5 है। Okay. And midstream urine analysis for Nipacel protein nitrites. नॉर्मल। Okay. And hepatitis B surface antigen and anti-HCV. नेगेटिव। Okay. Blood group with RH factor. बी पॉजिटिव। In the specific investigations, I want to know the transvaginal ultrasound scan, in which I want to know the uterine size, endometrial thickness, and its regularity, endometrial, myometrial, echo texture, any fluid in the cavity, and any tubo-ovarian pathology. ठीक है, वो तो आप मुझे दे चुके हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 mm है। Okay. And I want to know endometrial biopsy available. वो भी आपने मुझे बताया, grade 3 एडिनोकार्सिनोमा। Okay. And MRI for the to look for the extent of disease and lymphovascular space invasion. MRI में इट्स इन्वेडिंग इनटू द मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम वही जंक्शन मेंटेन नहीं है, और बाकी सब ठीक है, बाकी नहीं एक्सटेंशन। ठीक है. And I also want to some other investigations such as chest X-ray for any meds and liver function test, renal function test. चेस्ट एक्सरे भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। और क्या क्या पूछा आपने, RFTs और LFTs। Renal function test and LFTs अच्छा, और and ECG को my patient is a diabetic. ठीक है, गुड, ठीक है, वो भी नॉर्मल है। Okay, now the management plan. हम्म, I would like to complete my missing investigation. I will empathically counsel my patient and her family regarding the diagnosis that she is having a malignant condition, which is endometrial cancer. So I will provide my support to them, and I will tell my patient about the risk factor behind, and I will explain about the further management plan and need for the hospital stay, need for surgery, and need for the chemo radiation and 5-year survival rate prognosis and follow up to my patient. Then I will offer admission to my patient. I will manage my patient in liaison with a multidisciplinary approach in which I will involve me, and I will involve a gynecologist, oncologist, and surgeon oncologist, histopathologist, radiologist, and a specialist nurse and psychologist for the management plan of my patient. First, I will optimize her hemoglobin in liaison with the physician, and as my patient, the hemoglobin is 8.
So I will correct her anemia by transfuse the blood products and liaison with the hematologist. And after the and also her BMI is very high, so I will tell my patient about the lifestyle modification. And after that, I will get her anesthesia fitness and pre-anesthesia evaluation for the staging laparotomy, and we will take the consent for the surgery and risk of hemorrhage and blood transfusion. Also, there is a risk to the damage to the surrounding viscera. And I will also then after that I will keep my patient MPO and keep her on the list, and shift patient to the OT. After checking WHO surgical checklist, I will open patient by the midline vertical incision after the induction of anesthesia, and on opening of the abdomen, I will thoroughly inspect सॉरी the एक सेकेंड नौशीन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अच्छा सर्जरी की बात बाद में करते हैं। अभी तक पता नहीं ठीक था, यू आर कवरिंग एवरीथिंग। बात ये है कि आप थ्योरेटिकल बड़ा अच्छा बोल लेते हो, बट देखो बात एग्जाम में, मैं हर क्लास में ये कहती हूँ कि इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज वाला एग्जाम आप पास कर रहे हो, आप रिटन पास कर रहे हो। ये आपका एटीट्यूड का पहले और स्किल्स का, अगर आप नॉलेज स्किल एटीट्यूड के नंबर 1 लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एटीट्यूड का नंबर है, फिर स्किल्स के नंबर है, फिर नॉलेज के। इस एग्जाम में रिटन में नॉलेज सबसे पहले थी, वो आप सब पास कर रहे हैं, राइट। एटीट्यूड का मतलब ये है कि यू आर डीलिंग विद अ लेडी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज अ नोन केस ऑफ सी एंडोमेट्रियम। वो रिपोर्ट लेके आई है आपके पास, उसका सीए, इसके जिसके अंदर यू नो एग्जैक्टली कि आपने स्टेजिंग की तरफ आप जा रहे हो। अब सारी की सारी तैयारी उस सर्जरी की, ठीक है, जितनी भी आपने उससे पहले बातें बोली विच वर वेरी गुड, कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपने इन्वॉल्व किया, आपने ब्लड लगाया, आपने आपने एवरीथिंग यू डिड वाज करेक्ट, एंड आई थिंक यू डिडंट मिस एनीथिंग इन द प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। बट क्योंकि अब सारी जो तैयारी है ऑपरेशन थिएटर की है, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग पेशेंट टू द ऑपरेशन थिएटर, वहां जाके ऑपरेशन थिएटर में क्योस ना हो, तो आप पूरी तैयारी पहले कर रहे हो। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? उसकी स्टेजिंग कंफर्म कर रहे हो, उसकी आपने जनरल हेल्थ की तैयारी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबसे पहले पेशेंट की तो तैयारी करो ना। पेशेंट शुड नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट एंड हर अटेंडेंट, सबसे पहले उन्हें बिठा के बताओ कि यू आर डायग्नोस्ड केस ऑफ सीए, और इस सीए की बेशक स्टेजिंग कम भी है, यानी कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी, आई डू इंट्रा ऑपरेटिव स्टेजिंग एज वेल। हाउएवर शी इज ऑलरेडी अ डायग्नोस्ड केस ऑफ हाई एग्रेसिव सीए। वो रिपोर्ट लेके आई है बायोप्सी की आपके पास, विच इज ग्रेड 3 प्रोबेबली, आपने मुझे बताया। सो उसे Yes, ma'am. बताना है कि बेशक स्टेज 1 आए, बट इट इज ग्रेड 3। देर आर 2 स्टेजिंग्स। पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि वो ये ना समझें कि सर्जरी हो गई तो सब कुछ हो गया। So you will tell that the surgery is going to be the first step of treatment, probably, because it's a grade 3 CA. एक उसकी एज ज्यादा है, शी 60 एंड अबव। नंबर 2, मतलब ये रिस्क फैक्टर्स जब तक आप बैठ के बोलोगे नहीं पेशेंट और अटेंडेंट्स के साथ, तो हाउ कैन यू टेक द पेशेंट डायरेक्टली टू ऑपरेशन थिएटर? यू नीड टू सिट विद द पेशेंट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में, एग्जाम में सिर्फ वो आपकी काउंसलिंग सुनने के लिए बैठे हैं सीए के केस में। कि ना सिर्फ ये कि यू आर डिस्क्लोजिंग द न्यूज, यू आर टेलिंग देम द राइट थिंग एंड द रियलिटी। उसको एक रियलिटी चेक दे रहे हो पेशेंट को कि शी हैज टू नो एग्जैक्टली कि अब उसका ये डायग्नोसिस हो गया है, और अब आप उसके साथ क्या करने जा रहे हो। पता ये चला कि आप ओटी में उसको ले गए हो, ओटी में आपने उसे खोला है, एंड शी कम्स आउट टू बी एन एग्रेसिव डिजीज का सीए। एंड व्हाट इफ यू थिंक दैट the gut is involved, you need to take a biopsy from the gut also. What if इंट्राऑपरेटिवली, ठीक है एमआरआई पे नहीं आया, कुछ नहीं आया, बट अगेन इंट्राऑपरेटिवली यू थिंक दैट बायोप्सी हैज टू बी टेकन फ्रॉम द ब्लैडर, या कोई भी ऐसा सीए आप ले गए हो जिसमें मे बी ओपन क्लोज हो जाए। चलो ठीक है, आपने प्री ऑपरेटिवली सारा देख के लेके जा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी उस हद तक की काउंसलिंग तो करो कि आपने करना क्या। पेशेंट हैज टू नो एग्जैक्टली कि आप उसका वेंटम निकालोगे या नहीं निकालोगे बिफोर द सर्जरी। पेशेंट हैज टू नो एग्जैक्टली कि व्हाट द स्टेजिंग लेप्रोटमी मीन्स। उसका उसका लिम्फ नोड्स की तरफ आपकी क्या अप्रोच होगी ड्यूरिंग लिम्फेडिनेक्टमीज, इफ यू आर रियली प्लानिंग लिम्फेडिनेक्टमी, तो उसके अंदर क्या मॉर्बिडिटी पॉसिबल है या नहीं है। बगैर इसके आप पेशेंट को बड़ी जबरदस्त तैयारी करके, लेकिन वो तैयारी सिर्फ वो थी कि शायद सिर्फ आपको समझ आ रही है, आपके असिस्टेंट को समझ आ रही है, या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के लोगों को समझ आ रही है। पेशेंट हैज नो आइडिया इन द वर्ल्ड कि उसके साथ क्या होने लगा। होना क्या है कि मुझे ये लगा शी इज द टाइप ऑफ डॉक्टर कि पेशेंट पोस्ट ऑप में आएगा तो शी विल टेल द पेशेंट कि मुझे लगा कि लिम्फ नोड निकलने चाहिए थे, इसलिए करते करते आपकी यूरेटर कट गई। तो ये तो बहुत ही बड़ा जुर्म है कि आपने पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली कुछ बताया ही नहीं
कि आप उसका किस हद तक क्या कर सकते हो, या फिर उसे बताओ कि मे बी दिस अ वेरी अर्ली स्टेज, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्ली सिर्फ हिस्टेक्टमी होगी और बीएसओ होगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एटलीस्ट पेशेंट एंड हर अटेंडेंट्स नीड टू बी वेरी क्लियर कि 95% चांस है कि अंदर जाकर मैं ये करूंगी। However, intraoperative, they need to know कि she is grade 3. What does grade 3 means? What is the stage 1 का CA grade 3 means? मतलब इसकी एक intraoperative है वो, आपने तो कोई बात की नहीं, आपने तो अच्छा when you were even आपके लिए, मुझे ये सुनने में लगा आपकी बातों से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एन ऑर्डिनरी थिंग फॉर यू। यू सिंपली सेड आई विल, her HB is 8, I will transfuse her blood products in liaison with the hematologist. This is not a right statement. It's your patient, आपको पता होना चाहिए, ठीक है hematologist is there, but you need to know exactly कि आपको सर्जरी के लिए कितनी HB चाहिए। So आपको ये कहना है कि her HB is 8, my target is to achieve this much HB and I am planning a major surgery, so I need to transfuse her what blood product? क्या आप, अगर आपको लगता है कि उसे पैक्सेल लगना है बिकॉज यू नो एग्जैक्टली उसकी सीबीसी की रिपोर्ट एंड ऑल, तो क्या अगर एनेस्थीसिया वाले या दुनिया का कोई बंदा आपको कहेगा कि इसको प्लेटलेट लगा दो तो आप लगा दोगे? वाई? यू नीड टू नो कि होल ब्लड नहीं, आपने इसका एचबी ठीक करना है। आप कहो कि ठीक है मैं पैक्सेल लगाऊंगी इसके, ठीक है ना? तो जी हर चीज को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है। आपने इस चीज को इतना तेजी से लेके गुजार दिया कि ब्लड तो एक आम सी चीज है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आप रीजन वही बोलो कि एचपी इज 8, अगर इफ यू थिंक दैट यू नीड टू अचीव हर एचपी 11 और यू नीड टू अचीव हर एचपी 10 एटलीस्ट, तो आप उसे बता दो कि 1 पैक्सेल लगाया, 8 मेरे लिए कम है, 1 या 1 पैक्सेल अगले दिन चाहे मैं एक और पैक्सेल लगाऊंगी एंड देन आई विल कीप 1 इन हैंड एंड विल गो फॉर द प्रोसीजर। या फिर अगर आपको लगता है कि एक पैक्सेल लगा के आप 2 इन हैंड रख के सर्जरी करना चाहोगे तो वो भी ठीक है। मतलब बट यू हैव टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली इन अ राइट वे हर चीज को उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर को ये पता चल गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक आम सी चीज है आपके लिए, तो आपका पास होना बनता ही नहीं है, ठीक है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई अच्छी चीज वैसे ही नहीं वर्ल्ड ओवर समझी जाती। तो इफ यू आर रियली ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड, टेक इट वेरी सीरियसली सो दैट यू एवरीवन शुड नो कि हाउ डू यू एग्जैक्टली ट्रांसफ्यूज ब्लड इन अ पेशेंट इन योर ओन डिपार्टमेंट ऑल्सो, ठीक? तो आपने उसको बोलते हुए उन चीजों को उसी तरह लेके चलना है। उसके बाद और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को कोई भी सीए का पेशेंट हो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रही हूँ, एग्जाम के लिए तो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट डिजर्व टू पास एग्जाम विदाउट दिस एडवाइस जो मैं आपको भी देने लगी हूँ। और क्लिनिकल सिनेरियो में तो आप फंस ही जाओगे अगर इस चीज को फॉलो नहीं करोगे। और वो ये एडवाइस है कि व्हेन यू थिंक दैट पेशेंट, जाहिर है सीए के पेशेंट में हम डायग्नोसिस बना चुके होते हैं थ्रू बायोप्सी दैट शी इज हैविंग सीए एंडोमेट्रियम और सीए सर्विक्स और सीए ओवरी। सीए ओवरी का हमें ट्यूमर मार्कर्स और सीटी वगैरह से पता होता है, और सीए सर्विक्स और सीए एंडोमेट्रियम का, सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ आप सबको, और सीए एंडोमेट्रियम और सीए सर्विक्स का आपको पता चल चुका होता है बायोप्सी से कि शी इज अ केस ऑफ सीए। जब कोई सीए का पेशेंट सर्जिकली ट्रीट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हो तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि उसकी स्टेजिंग क्या है। प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग आपने काफी हद तक की, उस किस तरीके से? ऑब्वियसली आपने उसके ट्यूमर मार्कर्स या तो कराए हैं उसके अंदर, ओवरी के अंदर, और सीटी कराया इसमें सर्विक्स के सीए में पेट स्कैन तक भी अगर जरूरत पड़े वो कराओ, और एंडोमेट्रियम में एमआरआई। उससे आपको एटलीस्ट ये पता हो कि कहाँ तक गया। एंड देन इफ यू आर गो फॉर एग्जांपल इफ शी इज अ केस ऑफ सीए ओवरी एंड यू थिंक सी ओवरी तो थोड़ा एडवांस केस में प्रेजेंट होता है एंड यू टेकिंग हर टू ऑपरेशन थिएटर, तो यू हैव टू इवन टेल हर कि ये सिचुएशन है, I may come back with the biopsies only, or if I'm proceeding, I'm doing the clearance surgery. I have to do not only the staging laparotomy sort of a thing, but the debulking also. And in debulking, if the true debulking means that if gut is involved, she may end up in end-to-end anastomosis or tracheostomy bag. She may end up in opening up of a bladder. She may end up in a body slap of a bladder, etc., etc. अगर आप एक advanced stage में हाथ डालने जा रहे हो, which should be very rare thing. ऑब्वियसली उसके अंदर आप अपनी पूरी टीम भी उसे इंट्रोड्यूस कराओगे कि ये यूरोलॉजिस्ट है, ये गट का सर्जन है, मैं वैसा जो भी वो है, ये ऑन्कोलॉजिकल सर्जन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तो प्री ऑपरेटिव ही तो सारी चीज है। ठक 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 सर्जरी के और ओपन सर्जरी के स्टेप्स सुनने का तो किसी को शौक ही नहीं, ठीक है? इट्स ऑल दैट हाउ आर यू वेल प्रिपेयर्ड वेल बिफोर यू आर टेकिंग अ पेशेंट ऑफ सीए टू द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये
कि बाकी जो जनरल हेल्थ की प्रिपरेशन है यू डिड इट वेरी वेल, बट उसके अंदर भी 2-3 चीजें जिसपे एग्जामिनर के फौरन कान खड़े हो जाएंगे, जिसमें ब्लड लगाना है, जिसके अंदर डिसीजन ऑफ द सर्जरी है, उसके लिए तो यू वर ऑल राइट। आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, यू हैव वो हमें बायोप्सी भी मिली हुई है, आपने एमआरआई भी करा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीए सर्विक्स में आप ईयूए कर चुके होते हो, उसमें आप सारा स्प्रेड देख चुके होते हो, एंड देन यू डिसाइड एग्जैक्टली कि आपने क्या करना है। इसी तरह सीए सर्विक्स में देखो, जब आप रेडिकल हिस्टेक्टोमी की बात करते हो, जो पुराने जमाने में शायद बदाइन कहते थे, या मॉडिफाइड रेडिकल की बात करते हो, इट इज उसके अंदर जब बहुत लैटरल आप जाते हो तो यू दिस थिंग इंक्रीजेस मॉर्बिडिटी एज वेल। फिर सीए सर्विक्स में बैठ के पेशेंट से डिस्कस करो अबाउट ओवरीज एंड लिम्फेडेनेक्टमीज। देयर आर फ्यू सीएस जिसमें आप नहीं ओवरीज निकालते हो, सो आपने ये सारी चीजें क्लियरली पेशेंट के साथ बैठ के प्री ऑपरेटिवली डिस्कस करनी होती है, और फिर यू टेक हर टू द ऑपरेशन थिएटर। ठीक है नौशीन? क्योंकि इफ यू डोंट डू इट तो उसके अंदर अब आप यू वर, आई थिंक सुनने वाले को भी लगा कि शायद आपने 5 स्टेप्स जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के प्रिपेयर किए हुए बिफोर टेकिंग एनी पेशेंट ऑफ सीए टू द ऑपरेशन थिएटर, वो सब आपने बिल्कुल ठीक बोले, बट आपकी इस प्रिपरेशन में यू कैन नॉट पास, यू शुड नॉट पास, क्योंकि अगर आप अपने क्लिनिक पे बैठ के भी इस तरह की बात करोगे तो ऑब्वियसली फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने इसकी कंप्लीट, ताकि पता चले कि जब आप, हाँ उसके बावजूद देखो, मैंने कहा 95% केसेस में यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द ऑपरेशन थिएटर। कई चीजें इंटरऑपरेटिवली जाके भी पता चलती हैं, तो 5 से 10% चांस उस चीज का भी हमने रखा होता है, और हम पेशेंट्स को बताते हैं हर दफा। इवन कई दफा ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल होते हैं, अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ एक लोकलाइज चीज होती है, बट अगेन हम कहते हैं कि बिकॉज सेप्टी आए हुए हैं आपके स्कैन पे, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इंट्राऑपरेटिवली ही पता चलेगा कि वो खुदा ना खासा सीए है या कुछ और है क्या है, तो वो चीजें उस तरीके से मैटर करती हैं। ठीक है जी नाशीन, अब आगे बताएं। अब आप ठीक है, प्रिपरेशन हो गई। अच्छा मुझे अब फिर दोबारा से बताओ कि 8 HB के लिए आपने क्या करना है, एंड हाउ, क्या आपके पास प्री ऑपरेटिवली होना चाहिए, एंड देन यू टेक पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर। वहां से शुरू डॉक्टर करो। ये मैनेजमेंट दोबारा बता दूं बस? चलो दोबारा बोल दो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ठीक। First, I would like to complete my missing investigation, and then I will empathically counsel my patient and her family, breaking the bad news that she is having a endometrial cancer, which is an aggressive type. And I will tell my patient the risk factor behind. In my case, सॉरी, एक BMI चीज is very. बोलूंगी, यू आर डूइंग वेल। इसके अंदर अगर और बेहतर करना चाहो, बिकॉज पेशेंट इज ऑलरेडी देयर विद द रिपोर्ट, तो पहले आप उसे कहो कि आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट शी ऑलरेडी नोज अबाउट हर डायग्नोसिस। ठीक है, Okay. Yes, जहां ma'am. पे पहले ही रिपोर्ट आई तो व्हाट शी नोज एग्जैक्टली अबाउट द डायग्नोसिस, और ब्रेकिंग द बैड न्यूज का लफ्ज नहीं बोलना, अब उसको और जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना, आपने बताना है कि आई विल टेल हर अबाउट द डायग्नोसिस। ठीक है, इस तरह बात कर लो। लेकिन इफ अगर पहली रिपोर्ट है तो आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट शी ऑलरेडी नोज अबाउट द रिपोर्ट। इफ शी नोज इट देन फिर मैं उसे और इलैबोरेट कर दूंगी, इफ शी डजंट नो इट तो आई वुड लाइक टू टेल हर द राइट डायग्नोसिस। चलो अब बोलो। I would like to complete my missing investigation. Then I will ask from my patient that what she knows मिसिंग तो about her सारी report. दे दी है मैंने। ठीक है. And then I मिसिंग तो will तब लोगे ना जब नहीं होगी, मिसिंग तो मिल गई आपको, सारी इन्वेस्टिगेशन तो दे दी है मैंने। Then I will ask from my patient what she knows about her report, and then I will explain the diagnosis to my patient and her family regarding the diagnosis that she is having a malignant condition, which is a C endometrium grade 3. It's an aggressive type. Then I will tell the risk factor behind, like in my patient, I will tell my patient her BMI, her diabetes mellitus, and age. These are the risk factor in her case. Then I will tell her about further management plan, need for the hospital stay, and need for the surgery, chemo, radiation, and 5-year survival rate, and follow up to my patient. Then I will offer admission to my patient and manage my patient in liaison with the multidisciplinary approach, in which I will involve me and the gynecologist, surgeon, and oncologist, and psychologist, and radiologist, histopathologist, specialist nurse for the management plan of my patient. Then I will optimize her hemoglobin in liaison with the physician, and as my patient hemoglobin is 8, so I will optimize her hemoglobin by transfuse the PEG cell unit, and after that I will get her anesthesia fitness evaluation by doing the blood arrangement, and will take the consent about the during the laparotomy if there is a need of the hemorrhage, so the more blood transfusion and injury to the surrounding viscera, there is an injury to the bladder, bowel, ureter, and maybe there is a need of ileostomy and the colostomy formation. And after that, after the take consent, I will keep her on the elective list, do her gut preparation, and after that I will keep MPO the patient, shift patient to the OT,
And after that, WHO surgical checklist should be followed after the induction of anesthesia, cleaning and draping and gowning and gloving. After that, I will open patient by एक the सेकेंड, गुड गुड। एक चीज और ऐड करूंगी, सॉरी मैं इसलिए बीच में बोल लेती हूँ ताकि ये बात आप भी ना भूल जाओ और मैं भी ना भूल जाऊं। देखो ये जो आपने अलियोस्टमी और ये ब्लैडर रिपेयर और ये बातें, अब एमआरआई हमने इसीलिए तो कराया था। अगर एमआरआई पे इतनी वाइड स्प्रेड, जैसे मैंने आपको कहा कि उसका सिर्फ एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन जो है वो मेंटेन नहीं है, लेकिन अदरवाइज कोई और बाहर स्प्रेड नहीं है या वो सारा कुछ, तो फिर आपने इतनी लंबी चौड़ी, अगर आप पहले उसे किस चीज से गट शट की बातें फिर तो नहीं ना करनी। अगर तो जैसे सी ओवरी के अंदर होता है या फिर कोई ऐसा सी है उसमें फिर पहले से आपने प्रिपेयर्ड बोलना है, ठीक है। तो हर एक में इतना आगे तक का बेशक ना भी बोलो। वो तो मैं आपको वैसे बता रही थी कि हर चीज की पॉसिबिलिटी जो उसमें आपको लगे वो होगा, ठीक है, आगे बोले। ठीक है। और डॉक्टर मुझे पूछना था कि ये पेशेंट मतलब जैसे एग्रेसिव थी, तो हमें नहीं पता मतलब ओपनिंग पे क्या होगा, तो फिर उसमें हम नहीं बोलेंगे लियोस्टोमी वगैरह, मे बी अगर नीड पड़ गई तो। एग्रेसिव हिस्टोपैथोलॉजिकल है, जी मैम। ठीक है ना। ग्रॉसली हमने एमआरआई इसीलिए कराया है। तो एमआरआई पे जब एक पिक्चर आई भी है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग और होती है और इंट्राऑपरेटिव या ग्रॉस पिक्चर और होती है। तो वो स्टेजिंग और होती है, फिर उन दोनों को मिला के ट्रीटमेंट का फैसला होता है। तो इस वजह से मतलब फिर हर पेशेंट को इस पे डरा देना, लेकिन इट्स ओके, इट्स अ गुड जस्टिफिकेशन। ये भी ठीक है, आपने अगर कोई आपसे बात भी करे तो आप कह सकते हो कि शी इज गॉट हिस्टोपैथोलॉजी, तो देर आर चांसेस, जरूरी तो नहीं वो 100%, तो वो भी नहीं है। तो ठीक है, आई थिंक इट्स ठीक है आपकी जस्टिफिकेशन Ma'am, ये भी। hello, जी। doctor. Ma'am, should we counsel like this that I will ask the patient relatives and the patient to sit with me, and then I will tell the implication of surgery, the risk and benefit of the surgery to the patient, that the risk are these, the need of blood transfusion and the need of damage the ठीक है, adjacent कोई organ, बात है। and the benefit would be that it would be the clearing surgery for the patient and the prognosis would be better. And but still there will be the chances that something aggressive will happen in the theater. देखो बात ये है कि वही बात जरा फोकस्ड और कम टाइम लगा के बोलना और वही बढ़ा के बोलना, आप बहुत लंबा करके बोल रहे हो, इस तरह नहीं बोलना। टू द पॉइंट रहो, और रिस्क और बेनिफिट का तो आउटवे करने वाली बात ही नहीं है इसमें, तो बेनिफिट ही बेनिफिट, ट्रीटमेंट ही है, या तो फिर वो ट्रीटमेंट ही ना कराएं पेशेंट की। तो जब जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तो फिर आउटवे नहीं करना चीजों को, कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट की तो इसमें बात ही नहीं है। इसमें हम कोई फैसला तो नहीं कर रहे ना कि या तो आप सर्जरी, या ये कोई स्टेज 3 तो है नहीं कि हम फैसला कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट आगे लेके जानी है कि नहीं जानी, कि रिस्क ये होगा फायदा ये होगा। इसमें तो फायदा ही फायदा है सर्जरी का। Apparently from MRI and from other investigations it seems to be stage 1. However, histopathologically it is aggressive, which is grade 3। तो फायदा ही फायदा सर्जरी का, तो बात आप आउटवे के स्टाइल से तो नहीं करोगे ना कि रिस्क ये हैं फायदे ये हैं, तो फायदे ज्यादा हैं तो लेट्स डू इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फायदे ही फायदे, या तो फिर आप ट्रीटमेंट ही ना कराओ, ठीक है। तो अपनी बात को शॉर्ट, और जो फायदा है हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे नौशीन ने बात की कि मैंने स्टेजिंग लिपोटमी करनी है, तो करनी है, उसकी तैयारी शुरू करो, इंस्टेड के आप उसे आउटवे करके डिस्कस करने बैठ जाओ। तो या तो फिर ये है कि वही ना, इट्स लाइक गेटिंग ट्रीटमेंट और गेटिंग नो ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली गेटिंग ट्रीटमेंट इज बेटर अकॉर्डिंग टू द Okay. प्रियोपेट इन्वेस्टिगेशंस है। जी नौशीन आगे। मैडम ये ग्रेडिंग जोन सी है एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे तो नहीं ना हमें पता चलेगी, जब स्पेसिमेन भेजेंगे तब, मतलब जब रिमूव करके ओवरऑल यूट्रस और। बायोप्सी पे भी बता देते हैं, ये जो बायोप्सी होती है ना उसके अंदर भी वो बता देते हैं कि हाउ एग्रेसिव इट इज। सीम्स लाइक इट इज एग्रेसिव, हाउएवर जब पूरा सैंपल जाएगा उसमें मजीद डायग्नोसिस बनेगा। ठीक। डॉक्टर ये इस पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे ही आ जाती है, मैंने एक लाइव पेशेंट की देखी थी, उसमें आ ये जाती है। एग्रेसिव आया हुआ था। अच्छा नौशीन आगे फिर। सो ब्लड का क्या किया? ठीक है डॉक्टर, एज माय पेशेंट एज अ हीमोग्लोबिन इज 8, so I will transfuse her PEG unit and optimize her hemoglobin. After that I will do her anesthesia, fitness ऐसे नहीं and बोलना ना, यू हैव टू बी वेरी एग्जैक्ट। आप बोलो कि इसका 8 HB है, कितना ब्लड लगाया है, ऑप्टिमाइज से मतलब क्या है आपका? क्या आप 15 HB करोगे इसकी? मुझे no ma'am. मतलब आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली, शी इज योर पेशेंट सिटिंग इन अ क्लिनिक विद 8 HB, you're planning staging laparotomy। आप बताओ my target HB is this before surgery, so for that I will transfuse her this and will keep this much amount in hand। आपने उसके घर वालों को ये तो नहीं लिख के देना ना कि आप ब्लड अरेंज करें टू ऑप्टिमाइज हर HB, आपने लिख के देना है कितने डोनर लिखे हैं, वो बात बोलो।
Okay. As my patient hemoglobin is 8, so I will transfuse her 2 Paxil unit, and my aim of hemoglobin to make her 10 and to keep her on the elective list. And अब आपने after बोला 2 पैक्स देखो ये जो ब्लड है ना, मैं आपको बता रही हूँ, वी ऑल हैव, मैं अक्सर क्लासेस में कहती हूँ उसको इतना लाइट ना लिया करें। ब्लड वाकई एक ऐसी चीज है कि मरीज सेहतमंद बॉडी के अंदर आया और ब्लड लगा, रिएक्शन हो गया और खुदा ना खास्ता फिर कोई मसला हो गया। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो टेक इट वेरी सी। व्हाट डू यू मीन आई विल ट्रांसफर 2 पैक्स? एक खत्म नहीं हुआ दूसरा लगा दोगे? या यू डॉक्टर नीड एक टू नो लगा के हम एग्जैक्टली। लोग 2 इन हैंड रख के इसको ओटी में फिर वहीं पे नीड लग हुई तो लगा अगर देंगे। आपने 2 भी लगाने हैं तो इस तरीके से बोलो कि हर एचबी इज 8, आई एम प्लानिंग मेजर सर्जरी, सो आई वांट हर एचबी टू बी एट 10 at least before surgery, so for that I will transfuse her 2 Paxil unit, 1 each day। इमरजेंसी तो नहीं है ना कि ब्लड पे ब्लड लगाते जाएंगे, ठीक जी है? मैम। एंड आफ्टर 2 Paxil transfusions I will repeat her HB again and we'll check her कि कितना पहुंचा। According to me, after 2 transfusions she will be at around 10 HB, right? With 10 HB I will keep इतने in hand, right? इस तरीके से आप चलोगे। बी ए सेफ डॉक्टर। आपने अगर उसे एक ट्रांसफ्यूज करना है, आई थिंक फॉर मेजर सर्जरी लाइक स्टेजिंग रिप्रोटमी 9 HB पे जाके स्टेजिंग कर देना थोड़ा रिस्की है। सो आप उसको 2 लगा के 10 HB करके यू कैन कीप 2 in hand ऑल्सो, ठीक है? जी मैम। तो आपने इस स्टेटमेंट को इसी तरह बोलना है। ठीक है डॉक्टर। अगर आप 1 Paxil लगा रहे हो और 2 in hand रख रहे हो, दैट इज गुड इनफ एज वेल। लेकिन उधर आप गट की इंजरीज की बात कर रहे हो और एग्रेसिव सर्जरी की बात कर रहे हो, इधर आप 9 HB पे सर्जरी करने जा रहे हो, बड़ी ज्यादती है। दूसरी चीज ये कि पहली पेशेंट एनीमिक होगी, बेशक 9 HB पे सर्जरी खैरियत से हो गई, टेक भी 1 ही थी तो चलो क्लियरेंस हो गई, लेकिन एट टाइम्स एनीमिक पेशेंट में सर्जरी, सीए का पेशेंट, उसकी हीलिंग भी बड़ी इफेक्ट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट्स बेटर कि हम सेफ प्रोटोकॉल जो बुक में है सीए के पेशेंट में खास तौर पे वही फॉलो करें, उसकी एचबी को ठीक रख के, ठीक है? सो इस तरीके से होगा। ओके, गुड। चलो आगे बोलो नशीन। ठीक है मैम, वहीं से बोलूँ जहाँ स्टेजिंग जी लेप्रोटमी जी स्टार्ट। जी जी। Okay, after the induction of anesthesia and after gowning and gloving and cleaving and draping the patient, I will open patient by the midline vertical incision. Then on entry into the abdomen, I will take the washings and send for the cytology, and then I will thoroughly inspect the peritoneal cavity, will state the disease, and after that I will take the biopsies of the suspicious areas and will take the biopsies of the normal surfaces areas, so like under surface of diaphragm and the bladder reflection and the right and left hemicolic, paracolic gutters and pelvic side wall. And after that, I will do the total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, infracoelic omentectomy, and the pelvic lymph node dissection. And after that, close the abdomen in a reverse manner if needed, then place the drains and send the sample for the histopathology. And after that, I will shift my patient to the recovery room and will do the vital monitoring of my patient, give painkillers and give antibiotics to my patient and do the VT assessment and give the thromboprophylaxis according to the weight of my patient. And then I will document with the date, time and procedure, debrief to my patient and her family regarding the procedure and follow with the histopathology report, the need of the chemo radiation. So I will refer my patient to the oncologist and tell her about the follow-up in the first 2 years, 3 monthly follow-up, and in the बस next बस 2 years. बस एक मिनट। योर सर्जरी स्टेप्स वर वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, आपने बहुत अच्छे बोले। हाउएवर मैं तो इसमें ये कहूंगी कि अब जमाना ओपन और मिड लाइन का नहीं रहा। सो नंबर 1 ऑप्शन शुड बी लेप्रोस्कोपिक। अब तो आई डोंट नो, शायद सब शहरों में तो नहीं, लेकिन यस लेप्रोस्कोपिक इज वेरी इजीली अवेलेबल एंड लेप्रोस्कोपिक स्टेजिंग हिस्टेरेक्टमी विद बीएसओ एंड क्लियरेंस सर्जरी हो जाती है, लिम्फ नोड डिसेक्शंस भी हो जाती हैं। तो और उससे इतनी कम मॉर्बिडिटी होती है कि बस। तो मिड लाइन्स ये पुराने जमाने की थोड़ी बातें हैं, थोड़ा सा अब नए जमाने की वाली भी करो। इवन अब ये रोबोटिक कॉमन हो रही है। सो द थिंग इज कि आप लेप्रोस्कोपिक करके और फिर कहो कि चलो रिसोर्सेज नहीं है तो ओपन कर लूंगी, एक चीज। दूसरी चीज ये, बी वेरी क्लियर, आर यू रियली गोइंग टू रिमूव द लिम्फ नोड्स? डॉक्टर एग्रेसिव टाइप में जो है ना पेल्विक लिम्फ नोड डायसेक्शन तो करते हैं ना? हर एक में नहीं करते। सी एंडोमेट्रियम में एग्रेसिव में हर स्टेज पे नहीं करते, स्टेज और 1A नहीं करते डॉक्टर हमें एग्रेसिव। आजकल जो न्यू क्लासिफिकेशन आ गई है उसमें मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग के लिए P53 या पोलीमार्ल के लिए फिर हम कीमो रेडिएशन वगैरह भी स्टार्ट करवाएंगे, वो भी तो देखेंगे ना?
वो भी ठीक है, आप सही कह रहे हो कि नए वाले में बिल्कुल ऐसे है जिक्र, लेकिन स्टेज 1A के अंदर वी हैव टू बी अ बिट क्लियर। देखो एमआरआई आपने कराया, देयर यू गॉट टू नो दैट लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन नहीं है, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक चीज तो ये, हाउ डू यू डू लिम्फ नोड डायसेक्शन? आपने की है एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स वार्ड में? व्हाट डू यू थिंक, हैव यू एवर सीन एनीवन डूइंग लिम्फेडेनेक्टमी? नो डॉक्टर, इतना वो उसके लिए तो स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते थे। बेशक स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हो, लैप्रोस्कोपिकली इट इज डन वेरी ब्यूटिफुली। हम्म, हाउएवर आपको पता ही नहीं वो स्पेस क्या है जिसमें जा रहे हैं। यू ओपन अप नियर द एक्सटर्नल इंटरनल कॉमन आइलिएक वेसल्स, यू गो इनटू द, पीछे आप जाते हो पैरा वेसिकल स्पेसेस में, एंड देन यू गो टू द ऑब्टुरेटर नर्व एंड यू रीच द ऑब्टुरेटर लिम्फ नोड्स। ये एक पूरा सर्जिकल स्टेप्स का प्रोसेस है। इट can very easily cause nerve damage, obturator nerve और hypogastric nerve का plexus वहां पे होता है। वो नर्व, इसके लिए एनाटॉमी आपको प्रॉपर आनी चाहिए। when you are talking about lymph node dissection in a patient of CA, although oncological surgeon is going to put in अपना सारा वो करेगा, but डिसीजन आप साथ में ले रहे हो, यू शुड नो एग्जैक्टली कि आप करने क्या जा रहे हो, वो स्पेसेस क्या है। एंड व्हाट अबाउट द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स देन? नो वन डज द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स। सो यस, इस केस में आप मॉर्बिडिटी वर्सेस ट्रीटमेंट को देख सकते हो। स्टेज 1A में आई डोंट सी एनीवन, और आई डोंट नो कि आप कौन सी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो। मुझे तो जितना भी लेटेस्ट पता है वो यही पता है कि स्टेज 1A के अंदर बेशक एग्रेसिव भी डिजीज हो, यू डोंट गो फॉर द लिम्फ नोड डायसेक्शन। यू कैन एटलीस्ट यू कैन टॉक अबाउट द सेंटिनल लिम्फ नोड्स। अगर आपने बात करनी है कि आपको पता हो कि क्लियरेंस ऑफ पूरी पेल्विक लिम्फ नोड्स क्लियरेंस इज ये कोई आम बात नहीं होती, हर पेशेंट में तो ये होती नहीं है। सेंटिनल लिम्फ नोड की बात हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो इंट्राऑपरेटिवली। फिर उसके बाद आप ये कि अगर तो वो स्टेज 1A ही है, 1A तो आपको ग्रॉस पिक्चर में भी पता लग रही होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजिंग लिप्रोटमी में आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ यूट्रस की बात नहीं की। क्रॉस सेक्शन करके आपने क्या देखना है कि जो मैस, जो भी ग्रोथ है एंडोमेट्रियम की, वो लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम है या मोर देन 50% में जा रही है, और वो सर्विक्स तक जा रही है या नहीं। इसी से स्टेज 1A 1B और 2 को डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेज 1A लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम में होगी, स्टेज 2 मोर देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम में होगी, और स्टेज 1B, स्टेज 2 जो है वो सर्विक्स तक जा रही होगी। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है और लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम इन्वेडेड है, तो यू कैन डिसाइड आप, और नहीं तो फिर आप सेंट्रल लिम्फ नोड देख लो। लेकिन स्टेज 1A में गोइंग टिल द ऑब्टुरेटर लिम्फ नोड्स, पैरावेसाइकल स्पेसेस, पैरारेक्टल पैरावेसाइकल, वो तो नीचे से जाते हैं पैरावेसाइकल से लैटरल पेल्विक वॉल में, ब्रॉड लिगामेंट के बिल्कुल लैटरल एंड से जाते हुए, और फिर आप ब्लैडर से नीचे रहते हुए पैरावेसाइकल स्पेस में जाते हो, उधर से जाके आप ऑब्टुरेटर नर्व को आइडेंटिफाई करते हो, एंड देन यू गो इनटू द ऑब्टुरेटर फॉसा एंड रिमूव ऑल द ऑब्टुरेटर लिम्फ नोड्स। और उसके साथ साथ नीचे ही बिल्कुल पड़े होते हैं पैरारेक्टल स्पेसेस में हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और साथ ही पीछे आप इतनी सारी जो एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक, एक्सटर्नल और इंटरनल के लेवल पे ही आपको एक अपनी पेल्पिटेशन शुरू हो जाती है। सो इट इज नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। तो स्टेज 1A में आप पूरी लिम्फेडिनेक्टमी की बात कर रहे हो, तो अब ऐसे रट्टा तो हम मार के चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन वही बात है कि ये एग्जाम रट्टे वाला तो है नहीं, यहाँ पे तो प्रैक्टिकल बातें होंगी, ठीक है। एक चीज तो, आप यू हैव नेवर सीन एनी पेशेंट विद अंडरगोइंग लिम्फेडिनेक्टमी, तो कोई चीज जो आपने अपने पूरे 4 साल की ट्रेनिंग में, जबकि आपके इतने सारे वो केसेस आप देख चुके हो, तो नहीं हुई, तो उस चीज को बोलने से पहले सोच के बोलो। अनम का पहले क्वेश्चन, फिर साइमा का जी। मैम ये एग्रेसिव टाइप जो होता है फिर तो वो 1C हो जाता है ना, 1A तो नॉन एग्रेसिव होता है। देखो नहीं, 1A 1B और ये सारी जो टाइप्स हैं ये हैं ग्रॉस या इंट्राऑपरेटिव टाइप्स, ठीक है। जो ग्रेडिंग है वो 1A ग्रेड 1 हो सकता है, 1A ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप है। नौशीन बिल्कुल ठीक कह रही है कि ग्रेड 3 को हम इतना लाइट लेंगे नहीं। इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। ग्रेड 3 1A में एज भी मैटर करती है, अगर लेस देन 60 है तो फिर अच्छा, ये डिफरेंट वेरिएशंस है इसकी। थोड़ा सा आरसीयूजी में भी देख लेना कुछ, जो अब ये जो एमआरसीयूजी के मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर बड़ा अच्छा सी एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर तो कई जगहों पे स्टेज 3 पे भी जाके, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेजिंग, स्टेज 3 पे भी जाके उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि लिम्फेडिनेक्टमी वर्सेस कीमो रेडियो फर्स्ट।
तो लिम्फ नोड डायसेक्शन को वो इतना ज्यादा सी एंडोमेट्रियम में इनकरेज नहीं कर रहे होते, राइट। तो इवन स्टेज 3 सी एंडोमेट्रियम की भी मैं बात कर रही हूँ। और फ्रैंकली जो जैसे अभी किसी ने कहा था कि क्या सिर्फ बायोप्सी के ऊपर, यानी कि अभी सर्जरी नहीं हुई लेकिन एंडोमेट्रियल बायोप्सी के ऊपर ग्रेडिंग एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगी, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात होती है, क्योंकि कई दफा ग्रेडिंग आपको आफ्टर द सर्जरी करेक्ट पता चल रही होती है, और फिर आप उसको डिसाइड कर रहे होते हो ग्रेडिंग को देख के। ग्रेडिंग ज्यादा हमें, यस लिम्फ नोड की बात होती है, लेकिन ग्रेडिंग ज्यादा यूज होती है कि आगे आपने ब्रेकीथेरेपी या रेडियोथेरेपी देनी है या नहीं देनी, ठीक है ना। कि अगर स्टेज 1A है फॉर एग्जाम्पल एंड शी इज मोर देन 60 एंड शी इज गॉट एग्रेसिव CA, जैसे ग्रेड 3 है लेकिन शी इज हैविंग स्टेज 1A, तो उसके अंदर आपने लिम्फ नोड नहीं निकाले लेकिन आप रेडियोथेरेपी दे दोगे, राइट। यानी कि एंडो CA जो है वो लेस देन 50% तक गया हुआ है ऑफ द मायोमेट्रियम, बट इट इज ग्रेड 3, तो फिर उसके अंदर रेडियोथेरेपी हो जाएगी। हाँ जी, एक एक करके जल्दी से क्वेश्चन खुद ही से अपना अनम्यूट करके कर लें, 3-4 लोगों ने हाथ खड़े हेलो किए हैं मैम। जी। हाँ जी। हेलो मैडम। जी जी साइमा। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम स्टेज 1 है तो उसमें पेशेंट को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए बता सकते हैं, अगर वो पेशेंट कंसीव करना चाहती है और उसको स्टेज 1 फर्टिलिटी है का तो नहीं, मैम उस पे कर उसके सकते हैं? अंदर देखो, जहां CA की बात आ गई वहां लाइफ पहले है, फर्टिलिटी बाद में। CA स्टेज 1A में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन नहीं है। हाइपरप्लेजिया हो तो चलो आप माइरीना रख के उसको इनिशियली ट्रीट करके फिर उसकी फैमिली कंप्लीट करने का करोगे। वंस द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद CA देन लाइफ कम्स फर्स्ट, फर्टिलिटी है उसके बाद, ठीक है। मैम इसमें फर्टिलिटी अगर स्टेज 1 में अगर मॉलिक्यूलर टाइप P53 आ जाती है तो फिर मैं उसको हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ऑफर करेंगे पेशेंट को आफ्टर सर्जरी? यस। अच्छा, अगेन इसके अंदर रिसेप्टर्स की बात आती है। स्टेज 1A 1 का मुझे नहीं पता, मुझे तो स्टेज 1A और 1B का पता है सी एंडोमेट्रियम की। होगी स्टेज 1A 1B आगे जो फर्दर कोई और क्लास, लेकिन इतनी डिटेल में करना है कर लो, लेकिन स्टेज 1A का पता है। इसके अंदर अगर रिसेप्टर पॉजिटिव है, एग्रेसिव CA, अच्छा 2-3 चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं इसमें, एज का भी मैटर कर, ये अगर आप बहुत डिटेल में इसकी मैनेजमेंट में जाओ ना, जो कि है भी कई मॉड्यूल्स में दिया हुआ, उसमें ये भी है कि इफ शी 60 एंड अबव तो उसके अंदर आप डेफिनेटली रेडियोथेरेपी और उसकी तरफ जाओगे। इफ शी इज लेस देन 60 एंड स्टेज 1A है विच इज अ लिमिटेड डिजीज, 1A 1 अगर आप कह रहे हो तो वो और भी लिमिटेड डिजीज होगी उसके अंदर, तो बिल्कुल भी सिर्फ क्लियरेंस यानी TLH BSO है उसके अंदर, तो ना लिम्फेडेनेक्टमी है ना उसके अंदर रेडियोथेरेपी है, कुछ भी नहीं है। तो P3 पॉजिटिव भी हो तो इम्यूनोसप्रेसेंट की भी जरूरत नहीं है, इम्यूनोथेरेपी की भी जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो फिर एक डिफरेंट चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के अंदर सी एंडोमेट्रियम में तो मेजोरिटी में तो है ही कुछ भी नहीं, सिर्फ TLH BSO है स्टेज 1A मैडम में। मैडम मैं सर का लेक्चर सुना था तो सर ने कहा कि अगर स्टेज 1 है उसमें अगर नॉन एग्रेसिव है पॉलिप, अगर पेशेंट कंसीव करना चाहती है तो आप उसको मरीना रख देंगे 3 मंथ के लिए, उसके बाद फिर उसकी आप बायस भी करेंगे, अगर वो पेशेंट इम्प्रूव कर रही है तो फिर आप उसको पेशेंट को फर्टिलिटी के लिए डिजायर के लिए कर सकते हो, आप कंसीव कर ये सकती हैं। गाइडलाइन में चेक कर लेना और जी मैम। बुक्स में। what I think is that once a patient is diagnosed with C endometrium, there is no point in prolonging her or in just taking her conservatively. Stage 1A भी है तो फिर आप माइरीना रख के उसे ट्रीट नहीं, माइरीना इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर C endometrium at all, राइट। इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपरप्लेसिया। तो इट इज वेरी क्लियर। तो ये यू अगर किसी ने कहा भी है, सर ने अगर कहा है तो यू नीड टू रीचेक इट, आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक दैट। CA हैज टू बी ट्रीटेड हाउ, CA ओवरी में आप फर्टिलिटी कंजर्व कर लेते हो। CA एंडोमेट्रियम के अंदर आप प्लीज चेक कर लेना किसी प्रॉपर गाइडलाइन और उसके अंदर, बट आई डोंट सी माइरीना कहीं भी लिखी हुई हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ C एंडोमेट्रियम। जी जी मैम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैम। जी मैम ये वालेकुम। पूछना था कि ना ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है और जो ओपन सर्जरी है इनका कोई क्राइटेरिया वगैरह है? क्यों हमारे ना सॉरी मैं म्यूट कॉलोनी में ना करूंगी। एक, हेलो, जी सदर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम। पूछना था कि ना ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में जो क्राइटेरिया डिफरेंट है, क्योंकि हमारे ना इधर कॉलोनी में ना एक पेशेंट 48 इयर्स लेडी की ना CA ओवरी से सर्जरी उन्होंने की शौकत खानम में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आफ्टर 4 थेरेपी,
और within 2 weeks before 5th chemotherapy, she is diagnosed with active metastasis in the bowel. देखो बात ये है कि इसमें तो करते ही नहीं। ये ओवरीज अनफॉर्चुनेटली ये नॉट गुड सीए, वो पहले एडवांस सीए में एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करता है। लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी का क्राइटेरिया जो है ना वो स्किल्स पे ही है सिर्फ। शौकत खानम इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर सर्जरी फॉर सीए, और लेप्रोस्कोपिक अप्रोच उनकी बड़ी ऑथेंटिक है, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रोबेबली पेशेंट पहले ही, आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट क्योंकि लेप्रोस्कोपी के लिए हुई इसलिए वो बाद में मेट्स के साथ प्रेजेंट कर गई, क्या पता उसका पहले ही इतना एडवांस्ड और एग्रेसिव सी हो तो वो इस वजह से मेट्स के साथ बाद में प्रेजेंट कर गई। सी ओवरी के अंदर अगर आप लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो भी आप उसको, उसमें काफी बात यही होती है कि वो रप्चर ना हो cyst और स्प्रेड ना हो जाए वो डिजीज। तो कई दफा अगर इतना एग्रेसिव सी होता है तो वो जब आप ओपन सर्जरी में भी करो तो इतनी एडिशंस होती हैं कि वो ओपन में भी निकालते हुए उतना ही चांस होता है स्प्रेड होने का। लेप्रोस्कोपी में वी हैव एंडोबैग्स ऑल्सो, आप उसको एंडोबैग के अंदर डालकर भी उसको सेपरेट कर सकते हो, और यू कैन कीप इट इनसाइड द एंडोबैग एंड देन लेटर ऑन आप उस एंडोबैग को एज अ होल भी निकाल सकते हो थ्रू अ पोर्ट और थ्रू फ्रॉम द वॉल्व। तो इट ऑल मेनली डिपेंड्स ऑन स्किल्स। हाउएवर यस, ये ओवरी के अंदर एट टाइम्स यू प्रेफर टू ओपन द पेशेंट सो दैट स्पिलेज इज मिनिमल, क्योंकि ओपन सर्जरी में स्पिलेज को कम करने का ज्यादा चांस होता है। लेकिन जो एंडोमेट्रियम का सीए है इट इज डन ब्यूटिफुली थ्रू लैप्रोस्कोप। उसके अंदर आपकी बहुत खूबसूरत स्टेजिंग होती है, इंफ्राकॉलिकोमेंटेक्टमी हो जाती है, इनफैक्ट लिम्फ नोड डायसेक्शन बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको जो है ना आप इसको कर सकते हो। तो मेरा ये ख्याल है कि लेप्रोस्कोपिक, अब तो ऑन्कोलॉजी की सारी सर्जरीज भी लेप्रोस्कोपिकल, इवन खैर वो तो बहुत आगे की बात है। पिछले दिनों मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसमें आया somebody, किसी ने बहुत ही खूबसूरत लेप्रोस्कोपिक वजाइनल रिसेक्शन की बड़ी खूबसूरत दिखाया था कि ऊपर से लेप्रोस्कोपिकली वजाइना का उन्होंने किस तरह किया। सो लेप्रोस्कोपिकली बहुत कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं। तो इट्स मोर ऑफ स्किल्स देन द कंडीशन इटसेल्फ जो डिसाइड करे। मैम मैंने प्रेजेंट करना है तो मैं एडमिन कौन है मैम ग्रुप में वो, क्योंकि हम तो वहाँ वो हम मैसेज बात नहीं भेज करते सकते। हैं, अभी हम ये केस कर लेना पूरा, ठीक है? जीनत मैम आप प्लीज अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। करो, अनिला आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना जी। ओके मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम इसकी कोई क्लियर वालेकुम कट सलाम। डिमार्केशन है कि इस स्टेज पे हम जो है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, इस पे हम पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे, You have इसकी कोई involved the क्लियर कट oncologist with डिमार्केशन you, हमारे they पास have नहीं है। done the MDTs। आपको जितना किताबों से पता है बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली इस चीज तक तो मतलब आप अपनी चीज को क्लियर रखो। यू आर गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है? यू आर नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। आपको पता होना चाहिए स्टेज 1A है। आप एग्जाम में उसी तरह खूबसूरत तरीके से बोलते जाओ कि स्टेज 1A में आपको पता होना चाहिए। Normally 1A में we don't do lymphadenectomies. She doesn't need radiotherapy also. Aggressive stage है, you'll discuss with the oncologist. वो डिसाइड करेगा रेडियोथेरेपी करनी है नहीं। आपको कितना पता है? आपको ये पता है कि 1A में प्रॉब्लली रेडियोथेरेपी की जरूरत होती ही नहीं है, और रेडियोथेरेपी की ज्यादा जरूरत स्टार्ट होती है स्टेज 2 से। हाउएवर अगर स्टेज 1B है, और सॉरी स्टेज 1B से, अगर स्टेज 1A है तो बहुत ही अग्रेसिव डिजीज है एंड शी इज मोर देन 60, देन यू कैन कंसिडर रेडियोथेरेपी। लिम्फ नोड डायसेक्शन सी एंडोमेट्रियम में मैंने बहुत आगे तक जाकर भी उस तरह से नहीं देखे कि, यानी स्टेज 3 में भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बिकॉज मॉर्बिडिटी और प्रोग्नोसिस को देख के अगर देखा जाए तो दे डोंट रियली इनकरेज लिम्फ नोड डायसेक्शन इन सी एंडोमेट्रियम। और MRI आपने कराया इसलिए था कि आपको, ताकि आपको पता चले कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या नहीं। इवन अगर आप और मैम लिम्फेडेनेक्टमी या लिम्फ नोड बायोप्सी सॉरी नहीं भी करते तो भी आपके सैंपल जो आप भेजते हो फ्रॉम द क्लियरेंस सर्जरी उसमें भी वो लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन पे कमेंट कर देते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाता है। ठीक है जी, एक एक करके खुद और ही मैम क्वेश्चन हम करो, बड़े सेंटिनल सारे लिम्फ आंसर्स हैं। नोड भी मेंशन ना करें, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी नहीं मेंशन ना नहीं, करें। कहाँ होती है सेंटिनल? ठीक है। होती है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं। शौकत खाना में ये पूरी फैसिलिटी है, ऑन्कोलॉजिकल सर्जन आर डूइंग इट, और लेट द ऑन्कोलॉजिकल सर्जन डिसाइडेड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि
ठीक है, अगर एमआरआई पे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं, देन यू कैन गो फॉर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। फिर जिक्र कर दो जहां पे प्री ऑपरेटिवली लिम्फ नोड का जिक्र आ गया, वरना हमारा काम नहीं है इस पे बात करना। वी हैव ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड विद अस, ठीक है। लेट दैट ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड, एंड व्हाट यू नो इज दैट कि पेशेंट के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं थे एमआरआई के ऊपर। इट्स एन अर्ली स्टेज ऑन एमआरआई, so you're not going to do lymphadenectomy. However, oncological surgeon is with you. मैडम मुझे ये पूछना था, वजाइनल ब्रैकीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये हमने इसका मतलब मुझे सही एग्जैक्ट रोल समझ नहीं लगता कि कहाँ पे हमने ये देनी है। देखो बात ये है कि ये जो एक्सटर्नल बीम और ये सारा है, ये ज्यादा बात वैसे सीए सर्विक्स में आपसे होगी, क्योंकि सीए सर्विक्स इज ऑल अबाउट की रेडियोथेरेपी। उसकी तो बहुत ही कम स्टेज होती है जिसमें आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हो। तो ब्रैकीथेरेपी, विजाइनल ब्रैकीथेरेपी इज ऑफ कोर्स मच बेटर देन एक्सटर्नल बीम। अब एक्सटर्नल बीम पता नहीं किसमें ज्यादा दी जाती है, हमारे सीएस में ज्यादा विजाइनल ब्रैक। ये जो अर्ली स्टेजेस होते हैं सीए एंडोमेट्रियम के, उसके अंदर तो दी ही विजाइनल ब्रैकीथेरेपी जाती है अगर देनी हो, जैसे कि एग्रेसिव सीए में। और लेकिन सी एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी जगहों पे वो भी होता है, क्योंकि सी एंडोमेट्रियम का थोड़ा सा ज्यादा पेल्विस का एरिया कवर हो रहा होता है, तो फिर उसके अंदर प्रोबेबली बिकॉज मे बी रेडियोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैन टेल यू बेटर, बट एक्सटर्नल बीम का भी रोल आ जाता है। शॉस के अंदर बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है सी सर्विक्स के पूरे चैप्टर में अबाउट एक्सटर्नल बीम एंड ब्रैकीथेरेपी, विजाइनल ब्रैकीथेरेपी का। और जो कीमोथेरेपी और इम्यूनो थेरेपी है वो सी एंडोमेट्रियम में उसका बहुत रोल है। तो ये आप उस तरीके से जरा सारा देख लेना। और स्पेशली टाइप्स ऑफ सीए को लेके, बिकॉज एडिनोकार्सिनोमा क्लियर सेल है, बिकॉज क्लियर सेल इज एन एग्रेसिव वन, उसके अंदर आपको अर्ली स्टेजेस के अंदर भी रेडियोथेरेपी चाहिए होती है, एडिनोकार्सिनोमा के अर्ली स्टेजेस में नहीं चाहिए होती। तो ये बायोप्सी इसकी तो बिकॉज शुरू में जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी थी उस पे ही हमारे पास आ गया था एडिनोकार्सिनोमा, तो वो और चीज थी। लेकिन ये जो ब्रैकीथेरेपी वाली ये जो क्लियर सेल कार्सिनोमा, इट्स एन एग्रेसिव टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम, ऑल्दो रेयर होता है, तो उसमें आपको अर्ली स्टेज में भी रेडियोथेरेपी चाहिए होती है, ठीक है। और मैडम कीमो कहाँ पर देते हैं? कीमो भी अगेन डिसाइड करते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट ही, बट स्टेज 3 में कीमो का कुछ रोल है एंडोमेट्रियम के। और इम्यूनो थेरेपी जिसमें रिसेप्टर पॉजिटिव्स आ जाए, उसमें अकॉर्डिंगली आप इम्यूनोथेरेपी का भी करते हो, वो रिसेप्टर स्टडीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारा कुछ दिया हुआ है शॉस के अंदर, इट्स ऑल थ्योरेटिकल। जी, एक एक करके जीनत, हफ्सा, कर लो आप क्वेश्चंस। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, आई वांट जी सर। टू आस्क जी 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 अस्सलाम वालेकुम मैम, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन that जी was जी we have vulval CA. So what we did was we needed a sentinel biopsy of hers. Lekin unfortunately I didn't trace her pre-operatively, so I didn't got to know how did they do it. But intraoperatively I saw that when they देखो operated they ये found out those ऑन्कोलॉजिस्ट blue आपको lymph बताएगा nodes सेंटिनल that they बायोप्सी। excised. So madam, I want हम्म no, no, I just wanted to ask, how do we do it? We give her ये मेथड आप IV देख some लेना। ये contrast, सॉरी, आई हैव नेवर डन सेंटिनल what लिम्फ नोड contrast do we बायोप्सी। give them? ये आप Mhm. ऑन्कोलॉजिकल सर्जन से पूछोगे एग्जैक्टली ये क्या है, किसी एक फोन कर लो या किसी से डिपार्टमेंट में जाके पूछ लो, जो करते हैं वो आपको बेस्ट बता सकते हैं। आई हैव नेवर डन इट, फ्रैंकली आई हैव नेवर सीन एनीवन डूइंग इट। मैंने कभी किसी के साथ देखी भी नहीं है, फ्रैंकली। सो यू नीड टू either read it in a book, better just call a friend जो I ऑन्कोलॉजी में वो really बता appreciate देंगे। this सॉरी fact आपकी that आवाज you are भी कट रही teaching. है। जी हफ्सा, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा वालेकुम। क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर से रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी आयरन ट्रांसफ्यूजन सिम्प्टोमेटिक बेनाइन केसेस और मैलिग्नेंट केसेस में, मतलब देखो आईवी दो आयरन तीन और ब्लड चीजें, ट्रांसफ्यूजन किस देखो में दे सकते आपने हैं? जब गायनी का केस है उसमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फैसला करना है तो दो बातों पे करना है, कि एक तो सर्जरी, तो जाहिर है सर्जरी करनी है इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो। तो सर्जरी आपने करनी कब है, कितना टाइम है आपके पास उसके एचबी को ठीक करने के लिए, एचबी करना कितना है, ठीक है। अगर तो कोई पेशेंट फाइब्रोइड्स की है और शी ब्लीड्स हेविली ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल,
तो ऑब्वियसली आप उसकी सर्जरी प्लान करोगे बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? अगर तो वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी 3 वीक्स है एंड हर HP इज 8, तो यू कैन डिसाइड कि आप उसको बेशक IV आयरन दे दो, तो फिर 2 हफ्ते बाद कराओगे तो उसका HB 10 तो होगा, एंड देन कीपिंग 1 or 2 यूनिट्स इन हैंड यू कैन गो विद फॉर द सर्जरी विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट? अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले 4 दिनों में है तो ऑब्वियसली आप उसको फौरन से ब्लड, इंस्टेड क्या आप उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करोगे, पीरियड्स आएंगे, वो हैवी ब्लीड करेगी, फिर आप उसको क्या कुछ करोगे? तो आपने अगले पीरियड से पहले उसकी सर्जरी अगर करनी है तो आप उसको चाहे 1 या 2 ब्लड लगाओ, कीपिंग 1 और 2, जितने भी आपने इन हैंड रख के तो आप उसकी सर्जरी कर दोगे। सो व्हाट सारा डिसीजन फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, वो ये है कि आपका, आपने सर्जरी करनी कितने अरसे के बाद है, HB अचीव कितनी करनी है। CA के केस में मुझे ऐसे लगता है एक जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट भी बहुत मैटर करती है। यानी मे बी आप किसी पेशेंट की ओवेरियन सिस्ट, सिंपल ओवेरियन सिस्ट 9 HB पे भी जाके कर दो, लेकिन या किसी की सिंपल सी एक HMB की पेशेंट है जिसकी आपने हिस्टेरेक्टमी करनी है, प्रीवियस SPDs है, और आपने, आप उसकी फिर भी चलो 9 HP पे कीपिंग 1 यूनिट इन हैंड या 2 यूनिट इन हैंड आप कर दो। लेकिन एक पेशेंट अगर CA का है तो इट्स बेटर टू कीप हर HB 10 और अबव बिफोर सर्जरी, सो दैट व्हेन शी अंडरगोज द सर्जरी उसकी पोस्ट ऑपरेटिव भी तो कोई उसकी हेल्थ तो उसकी, तो आप उसको इस तरीके से भी, तो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स हैं, उस पर आप डिसाइड करोगे। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम जी। जीनत, मैम हेलो हाँ जी जी प्लीज, हेलो। मैम जी मैम in my exam there was a question, the patient was of stage 3 carcinoma endometrium, so the examiner was asking me whether you go for the chemotherapy or whether you go for the surgery. So मैम वो मुझे ना इसमें बहुत ज्यादा वो कर रही थी, ट्विस्ट कर रही थी। सो मैम मैंने उसको कहा कि फर्स्ट आई गो फॉर द क्लियरेंस सर्जरी एंड आई गो फॉर द हिस्टेरेक्टमी, देन द ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड अबाउट द कीमो रेडिएशन। सो मैम क्या करेक्ट आंसर है ये? मुझे कह रही थी पहले आप क्या करेंगे। आपने क्या आंसर दिया था, सॉरी? मैम मैंने कहा था कि फर्स्ट आई गो फॉर द सर्जरी एंड देन आई विल सेंड द यूट्रस फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी एंड द ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड अबाउट द कीमो रेडिएशन। स्टेज 3 का तो मतलब ये हो गया कि वो स्प्रेड कर गया सिरोजा या बियॉन्ड, राइट? तो इसका मतलब है कि वो तो वाइड स्प्रेड सी हो गया ना। ठीक है, तो जब तो फिर यू विल डिस्कस विद द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट विल डेफिनेटली नॉट गो फॉर द सर्जरी फर्स्ट। वो पहले उसको एडजुवेंट कीमो देगा या रेडियो देगा, वो ऑन्कोलॉजिस्ट पे डिसाइड करेगा, एंड देन दैट ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि सर्जरी कब होनी है। ठीक है, सो इसके जहाँ स्टेज 3 एंड बियॉन्ड क्या केस आ जाए, वो तो फिर सारी डिस्कशन ही कीमो रेडियो पे करनी है उन्होंने, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना। मतलब मैडम कीमो देके डाउन स्टेज सॉरी, करेंगे। सारा ने चैट पे लिखा है कि स्टेज 1 में आप फर्टिलिटी कंजर्वेशन का देख सकते हो, तो सारा प्लीज ये ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दो। ठीक है जी, ठीक है, सो गुड। आई थिंक स्टेजिंग मैडम लेप्रोटमी स्टेज तक 3 नौशीन ने जल्दी से क्वेश्चन कर लो, फिर नौशीन खत्म करे हेलो केस मैडम। को। जी मैम मैडम स्टेज 3 और 4 में हम प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, हार्मोन का कोई रोल हाँ, है वो हार्मोन जी का? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थेरेपी का बिल्कुल रोल है, बहुत ज्यादा इस पे स्टडीज भी आ रही हैं, और इट डिपेंड्स कि अगर वो ER PR पॉजिटिव है तो। ठीक है, चलो गुड। नाशीन, अब जल्दी से आप इसको खत्म करो। स्टेजिंग लेप्रोटमी हो गई, पेशेंट का पोस्ट ऑप केयर क्विकली बोलो और फॉलो अप बोलो है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, I will follow my patient in the first 2 years 3 monthly follow up, and in the next 3 yearly 6 month follow up, and annually for the lifelong. ठीक है। फॉलो अप में आपने सिर्फ फॉलो अप में बात खत्म नहीं करनी है, आपने हर फॉलो अप विजिट की बात करनी है कि क्या At the करोगे each इसमें। yeah. At the each visit, I will ask about the history and do the clinical examination, ask about the symptoms, and then I will repeat her ultrasound. ठीक है, और उसके अंदर इफ नीडेड तो MRI उसकी करा लोगे, है ना? कितने अरसे के बाद MRI कराओगे? डॉक्टर हम लोग ये इसका मुझे क्लियरिटी नहीं है कब करवाएंगे, अगर पेशेंट को इसका कोई कहीं सिम्टम भी नहीं वगैरह हो लिखा या हुआ, कुछ। इसका कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप उसका MRI आई थिंक 6 मंथ्स के बाद एक तो जरूर करा लें, ताकि जस्ट टू सी द रिकरेंस एंड ऑल, बट स्टेज 1 में तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 वाली जो स्टेज है ना, उसके अंदर पेशेंट इज डन विद इट वंस द क्लियरेंस सर्जरी इज डन।
उसके अंदर चाहे ईयरली भी वो आपके पास फॉलोअप में 1-2 बार आ जाए तो दैट्स ऑल राइट। बट जो स्टेज 3 एंड बियॉन्ड है उसके फॉलोअप्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि 3 मंथली और 6 मंथली और फिर एटलीस्ट एवरी 6 मंथली आप MRI जरूर करा लो, बिकॉज वो ऑलरेडी वाइड स्प्रेड सी होता है। बट अगेन जो इतने एडवांस स्टेज ये होते हैं वो तो वैसे ऑन्कोलॉजिस्ट खुद ही फॉलोअप को उसका देख कर रहा होता है। तो आई थिंक मोर लेस यू दिस सारा आपने अच्छा माशाल्लाह बता दिए। बट अगेन जब भी विजिट्स की बात करो वो सिर्फ विजिट की बात ना करो, आपने उसमें बताने के करना है कि अगर आप स्टेज 1 की कर रहे हो तो आप बता दो कि बिकॉज इट वाज स्टेज 1, क्लियरेंस सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट पूरी हो गई, एक दफा भी 6 महीने के बाद आ जाए तो काफी है, फिर ना भी है बिकॉज स्टेज 1 के अंदर कोई बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं है। उसके अंदर आप ये भी अगर आप 5 ईयरली रिकरेंस का इंसिडेंस भी बोल दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टेज 1 है, इसका रिकरेंस है ही कोई नहीं, 5 ईयर सर्वाइवल इज मोर देन 95%, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपका काफी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टेज ठीक है। 2 है या 3 है तो उसमें आप बोलो 5 ईयर सर्वाइवल ये है, मैं उसका ईयरली MRI कराऊंगी या 6 मंथली MRI जरूर कराऊंगी, क्योंकि इसके अंदर इतने परसेंट रिकरेंस है। तो अगर आप परसेंटेजेस फॉलो अप पे यू नीड टू टॉक अबाउट परसेंटेजेस, 5 ईयर सर्वाइवल रेट, रिकरेंस रेट, एंड देन व्हाई यू नीड दिस थिंग, व्हाई यू नीड टू डू द फॉलो अप एक्चुअली। और तो वो सारी चीजें बोल के अगर फॉलो अप बोल दो तो वो तो फिर और भी अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। मैडम ये सो एग्जैक्ट गुड। रिकरेंस रेट्स कहाँ से हम देख सकते हैं? क्या चीज? रिकरेंस रेट्स मतलब रिकरेंस रेट्स यार और ये हर सर्वाइवल। जगह दिए हुए हैं, आप गूगल पे जाके सिर्फ लिख लो, आपको बहुत रहे, गूगल स्कॉलर पे जाकर लिख लो आप, RCOG के मॉड्यूल ले लो किसी से ऑन्कोलॉजी वाला, हर जगह टेबल बने, रिकरेंसेस, सर्वाइवल रेट्स, और RCOG तो बहुत डिटेल्ड ऑन्कोलॉजी है, मतलब उसमें तो इतना डिटेल्ड है कि 1 ईयर के बाद रिकरेंस 2, फिर 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब उसमें तो हर चीज इज अबाउट इंसिडेंसेस के एग्जैक्टली कितना कितना है। तो ठीक है उतना ना भी, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो पता हो ना कि व्हेन यू आर टेलिंग द एग्जामिनर एंड योर पेशेंट आल्सो कि फॉलो अप क्यों हो रहा है, वो कितने उसमें हो रहा है। तो ऑन्कोलॉजी में तो बहुत ही Ma'am, स्पेसिफिक स्टडीज हैं जी। if the patient is of carcinoma and we are doing the surgery, so after the surgery, should we put the patient on the enhanced recovery? विच रिकवरी? Enhanced recovery program, early mobilization. मैम मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कैंसर वालों को डालते हैं कि नहीं डालते enhanced recovery में। देखो कैंसर में तो ज्यादा एनहांस रिकवरी का होगा ना, उसके अंदर तो देखो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो malignancy itself is a risk factor for venous thromboembolism. Secondly, CA की जो सर्जरी होती है इट्स अ प्रोलॉन्ग सर्जरी, पेशेंट इज मोर एट रिस्क टू गेट DVT एटसेट्रा। तो एनहांस रिकवरी अगर आपने एक इंटरेस्टिंग टर्म बोली है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, अर्ली मोबिलाइजेशन और ओरल और एटसेट्रा एटसेट्रा, यस यू पुट एवरी पेशेंट आफ्टर सर्जरी फॉर ऑल दीज गुड थिंग्स। बट CA के पेशेंट में तो जिसमें प्रोलॉन्ग सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हो जाए उसके अंदर तो वैसे ही आपने उसको अर्ली मोबिलाइजेशन और वो सब, इवन के आपने एंटीकोएगुलेंट्स की भी बात करनी है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो गुड, सो गुड, आज अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें काफी CA की आपने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए, और नौशीन यू वर वेरी गुड, थ्योरी वाज वेरी गुड, बट इसको प्रेजेंट करने का ये क्लास दोबारा देखना और अपनी इस चीज को दोबारा से ठीक कर लेना, और आई थिंक आपके ऑन्कोलॉजी का पार्ट प्रेजेंट करने वाला तैयार हो जाएगा, राइट। सो सिर्फ आपने अपना तरीका ठीक करना है, नॉलेज आपकी काफी है। जैसे आपने लेप्रोटमी के स्टेप्स बोले दे वर ब्यूटीफुल, प्रेपरेशन वाज आल्सो करेक्ट, बट उसको किस तरीके से बोलना है और उसको बाद में प्रैक्टिस भी किस तरह करना है तो यू गेट टू नो, ठीक है इंशाल्लाह। किसी ने बड़े अच्छे इंसिडेंसेस लिखने शुरू कर दिए हैं चैट में, सो गुड, थैंक यू थैंक यू, डॉक्टर, सो मच, आपने इतना इम्प्रूव करवाया हमें। थैंक यू। नहीं